मेथड्स ऑफ बिहेवियरल असेसमेंट। सो याद रखना ये असेसमेंट की बात हो रही है, टेस्टिंग की बात नहीं हो रही है। सो ओवरऑल पिक्चर जो हमने पिछले यूनिट में बात की थी, वेरियस थिंग्स दे विल बी लिंक्ड टुगेदर एंड देन ए क्लिनिकल जजमेंट विल बी फॉर्म। मतलब इसमें जो सेंट्रल की रोल होगा वो क्लिनिशियन का होगा। तो हम एक एक करके जो है चलेंगे कि गोल्स क्या होते हैं इसके, क्या ट्रेडिशनल जो है असेसमेंट होता था, एंड थिंग्स लाइक दैट। ग्रेजुअली विल डिस्कस एवरीथिंग जो भी इसमें स्क्रीन में दिख रहा है, एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड। तो सबसे पहला आता है जो बिहेवियरल असेसमेंट में कि गोल क्या होगा, कि असेसमेंट हम कर क्यों रहे हैं, व्हाट डू यू वांट टू अचीव। तो ये हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्लाइंट की डिफ़िकल्टी क्या है, और वो जो डिफ़िकल्टी समझ के अगर जब हम समझ जाएंगे तो दैट विल गाइड अस कि व्हाट काइंड ऑफ और हाउ वी शुड प्लान टुवर्ड्स पोटेंशियली इफेक्टिव इंटरवेंशन। जब हमको प्रॉब्लम समझ में आएगी तभी तो हम कर पाएंगे। जिसे कहते हैं ना, थिंक बिफोर यू एक्ट। तो हम इससे पहले कि इंटरवेंशन दें कोई, पहले समझ तो लें कि प्रॉब्लम क्या है। तो केस फॉर्मुलेशन हम तभी कर पाएंगे प्रॉब्लम पता होगी। तो अब उसकी हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे, जो क्योंकि हम बिहेवियर की बात करें तो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्या स्टिमुलस है और स्टिमुलस जो है किस एनवायरनमेंट यानी कॉन्टेक्स्ट क्या है, फिर उसका बिहेवियर क्या है, बिहेवियर के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, ये सब जो है हमें जब पता चलेगा तब हम केस फॉर्मुलेट कर पाएंगे कि भाई ये करंट सिचुएशन है, ये डिजायर्ड सिचुएशन है, ये गैप है, तो ये इंटरवेंशन देना है। तो जब तक ये बातें हमको पता नहीं होगी इंटरवेंशन देंगे कहाँ से। तो जो ट्रेडिशनल असेसमेंट होता था, ट्रेडिशनल असेसमेंट का मतलब हुआ जिसमें कि हम सिर्फ बिहेवियर पे फोकस नहीं कर रहे हैं। हम जो है वो जो वेरियस पिछले चैप्टर में बात की थी, न्यूरोलॉजिकल टेस्ट भी हो सकते हैं, एक्चुअल बायोग्राफिकल डाटा भी हो सकता है, वो सब सेल्फ असेसमेंट हो सकता है, क्वेश्चनर हो सकते हैं, प्रोजेक्शन टेक्निक्स होती, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हो सकती हैं। वो सब हो गया ट्रेडिशनल वाला हो गया। सो जो बिहेवियरल असेसमेंट और जो ट्रेडिशनल असेसमेंट है उसमें क्या फ़र्क है, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पे जो ट्रेडिशनल असेसमेंट में जो है हमें जो है क्या चेंज लाना है, ये पे हम इतना फोकस नहीं होता है। ठीक है। सो जो बिहेवियरल असेसमेंट है ये कैसे डिस्टिंग्विश करता है अपने आप को ट्रेडिशनल असेसमेंट के, कि ये स्पेसिफिक टेक्निक्स एज वेल एज वे ऑफ थिंकिंग अबाउट बिहेवियर डिसऑर्डर, और वो बिहेवियर को कैसे चेंज किया है इस पे फोकस करता है। कौन सी टेक्निक लगाएं और बिहेवियर में क्या डिसऑर्डर है और उसको चेंज कैसे करें, ये होता है। वो मोस्टली डायग्नोस्टिक होता है। ट्रेडिशनल असेसमेंट जो डायग्नोस्टिक होता है, इशू क्या है, डायग्नोसिस कर दिया तो वो असेसमेंट ओवर हो गया। लेकिन बिहेवियर असेसमेंट जो है लास्ट तक है कि हमें क्या चेंजेस लाने वहां तक है। तो इसको जो है इन टर्म्स ऑफ बिहेवियरल लैंग्वेज देयर इज समथिंग कॉल्ड फंक्शनैलिटी ऑफ ए बिहेवियर। हर बिहेवियर जो इंडिविजुअल का होता है उसकी कोई फंक्शनैलिटी होती है। फंक्शनैलिटी का मतलब है वो बिहेवियर इंडिविजुअल जो कर रहा है उससे उसको क्या हासिल हो रहा है, क्या गेन हो रहा है, वो क्यों कर रहा है, क्या पाना चाहता है। जैसे बच्चा जो है माँ बाप का अटेंशन पाने के लिए रोता है, ज़मीन पे लेट जाता है, कई बार कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस अटेंशन चाहिए उसको। तो अगर हमें ये फंक्शनैलिटी पता चल जाए कि बच्चा जो अटेंशन चाह रहा है तो हमें उसके बिहेवियर चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं, हम सिर्फ अटेंशन देंगे, उसका बिहेवियर अपने आप चेंज हो जाएगा। ठीक है। कोई जैसे मान लो टीनेजर है, वो स्मोकिंग करता है, वो स्मोकिंग की फंक्शनैलिटी अगर हम पता लग जाए कि वो स्मोकिंग इसलिए करता है कि उसको लगता है स्मोकिंग करने से वो मैनली दिखेगा, लड़कियां इंप्रेस होंगी। अगर हम ये उसका जो है ये जो थिंकिंग अबाउट बिहेवियर है ये चेंज कर दें
तो फिर उसका वो स्मोकिंग अपने आप चली जाएगी। कि अगर हम कहें कि नहीं नहीं लड़कियां इस चीज़ से नहीं इस चीज़ से इम्प्रेस होती हैं, है ना, वॉट एवर, तो वो जो है फिर अपना बिहेवियर को चेंज कर लेगा। तो हमें फंक्शनैलिटी पता करना इंपॉर्टेंट होता है बिहेवियर असेसमेंट में, कि वो क्यों कर रहा है। और जो बिहेवियरल असेसमेंट में जो है कोर अजम्पशन क्या है, कि अगर हमें कोई बिहेवियर समझना है तो हम जो है उसके प्रीसीडिंग इवेंट्स और उसके जो है कॉन्सिक्वेंसेस उसको समझ लें तो हमें बिहेवियर समझ में आ गया। ठीक है, तो देन जो अब जो बिहेवियरल असेसमेंट में कैसे कैसे करते हैं टेक्निक्स, एक तो बिहेवियरल इंटरव्यूइंग है, इंटरव्यू के दौरान हम पूछ लेंगे। फिर बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन है। फिर मेजरमेंट ऑफ रिलेवेंट कॉग्निशंस जो हमने अभी बात करी थी, वो कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स थे कि वो क्या सोच रहा है बिहेवियर के बारे में, थॉट प्रोसेस क्या है, क्यों कर रहा है, क्या पाना चाह रहा है, सब कॉग्निशन में आ जाएगा। फिर साइको फिजियोलॉजिकल असेसमेंट भी होता है। साइको फिजियोलॉजिकल असेसमेंट के हमारा जो भी बिहेवियर होता है उसकी वजह से, अच्छा बिहेवियर इंक्लूड्स थॉट ऑल्सो, अभी हमने बात करी थी कॉग्निशन में भी आता है। तो हम जो भी बिहेवियर है हमारा, उस बिहेवियर की वजह से हमारे अंदर कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। अगर जो है जैसे हम दौड़ेंगे तो दौड़ने से हमारी हार्ट रेट जो है इंक्रीज होगी, हमको स्वेटिंग आएगी, पल्स रेट इंक्रीज होगी, गैल्वेनिक स्किन कंडक्टेंस जो GSR उसे कहते हैं, या गैल्वेनिक स्किन रिएक्टेंस GSR शॉर्ट में कहते हैं। कंडक्टेंस भी कहीं कहीं यूज होता है, रिएक्टेंस भी होता है। रिएक्टेंस का अपोजिट होता है कंडक्टेंस। तो दोनों में से एक चीज मेजर कर लो, दूसरी अपने आप पता चल जाएगी। कंडक्टेंस हाई होगी तो रिएक्टेंस लो होगी, रिएक्टेंस लो होगी तो कंडक्टेंस हाई होगी। तो इसलिए गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्स कह लो या रिएक्टेंस कह लो, और गैल्वेनिक स्किन कंडक्टेंस कह लो, एक ही बात है। तो ये जो है मेजर करके हमको जो है बिहेवियर के बारे में पता लगे। जैसे आप इसको साइकोलॉजिकल टर्म्स में ले, फियर है, अगर फियर होगा तो पल्स रेट बढ़ेगी, हार्ट रेट बढ़ेगी, स्वेटिंग भी आएगी, है ना। आदमी का जो है स्थिर बैठा रहना एक जगह वो पॉसिबल नहीं होगा। तो ये सब साइको फिजियोलॉजिकल असेसमेंट में आ गए हैं। ये इवन ब्लड का ग्लूकोज लेवल है, एड्रेनलिन का लेवल है, फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स होगा तो एड्रेनलिन कॉर्टिसोल इंक्रीज होगा। तो ये सब साइको फिजियोलॉजिकल असेसमेंट में आ जाएंगे। और इसके अलावा वेरियस सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्रीज भी, इंडिविजुअल अपने बारे में खुद ही बता रहा है वो क्या करता है, कब करता है, क्यों करता है, कैसे करता है, किसके साथ करता है, ये सब जो है उसमें आ जाता है। तो तो ये जो बिहेवियर असेसमेंट है, ये जो उसका रेलेवेंट एंटीसीडेंट्स और कॉन्सिक्वेंसेस बिहेवियर, एंटीसीडेंट्स का मतलब उस बिहेवियर से पहले क्या कंडीशंस थी और उसके बिहेवियर किया उसके बाद में क्या हुआ, इस पे ज़्यादा फोकस करता है। क्योंकि यही जो है हमको बताएगा कि हमें आगे कैसे इंटरवेंशन देना है। तो अब जो है खाली यहीं तक बात नहीं रहती है। देयर इज ए क्लोज कनेक्शन बिटवीन असेसमेंट इटसेल्फ एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर ट्रीटमेंट। हमने असेसमेंट तो कर लिया कि भाई ये एंटीसीडेंट्स हैं, ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं। अब यही चीज़ हमको जो है बताएगी कि हमें ट्रीटमेंट क्या देना है। तो केवल यहाँ तक बात खत्म नहीं होती, वो ट्रीटमेंट जो हमने भी थोड़ी देर पहले बात की थी कि इंटरवेंशन भी तो डिसाइड करना है हमने। तो इंटरवेंशन जो डिसाइड होगा इसी बेसिस पे होगा। जब मैंने कहा था थिंक बिफोर यू एक्ट, तो असेसमेंट तो थिंकिंग पार्ट हो गया और इंटरवेंशन एक्टिंग पार्ट हो गया। So how can you give intervention unless you have assessed the antecedents and consequences? तो ये भी जो है एक इंटीग्रल पार्ट है असेसमेंट का कि अल्टीमेटली तो हमें उस बिहेवियर चेंज लाना है, वहां तक हमें सोचना है बिहेवियर असेसमेंट में। अब जो ट्रेडिशनल असेसमेंट है उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं जो हमने पहले बात की थी ट्रेडिशनल असेसमेंट की। इसमें जो साइकोमेट्रिक टेस्ट खाली हैं, केवल जो है वो इंटरव्यू है, सेल्फ रिपोर्ट है, वही सब है। इसमें बिहेवियर से रिलेटेड एंटीसीडेंट्स और कॉन्सिक्वेंसेस पे हम नहीं जा रहे हैं, वो ट्रेडिशनल असेसमेंट हुआ। तो उसमें क्या है कि बहुत क्या लगभग सारी चीज़ें जो एब्स्ट्रैक्ट और अनऑब्जर्वेबल हैं। जैसे सेल्फ एस्टीम है, वो तो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है ना, उसके दिमाग में है थॉट। सो हाउ कैन यू गेस
एक्यूरेटली, यू कैन नॉट सी इट, बिहेवियर तो क्लियरली दिखाई देता है। तो ये एक प्रॉब्लम है ट्रेडिशनल असेसमेंट की, इट इज एक्सटेंसिवली बेस्ड ऑन एब्स्ट्रैक्ट एंड अनऑब्जर्वेबल फिनोमिना, और जो कि जो इंडिविजुअल का जो एक्चुअल वर्ल्ड है उससे बहुत डिस्टेंस है। उसके अंदर क्या चल रहा है लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, तो कैसे पता चलेगा लोगों को कि क्या सोच रहा है, कैसे कर रहा है। कोई हो सकता है इंट्रोवर्ट हो, घबरा रहा हो, शर्मा रहा हो, इसलिए नहीं बोल रहा है। लोग सोच रहे हैं कि ये बड़ा जो है एरोगेंट है, बात ही नहीं करता किसी से। सो ये एक इशू है ट्रेडिशनल असेसमेंट का। ये हम बात कर रहे हैं कि क्यों बिहेवियर असेसमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो दिस इज समथिंग कॉन्क्रीट अबाउट बिहेवियर असेसमेंट की। वी टॉक अबाउट कॉन्क्रीट थिंग, तो सब ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसमें एब्स्ट्रैक्ट कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जो ट्रेडिशनल क्लिनिकल साइकोलॉजी है वो, ये कुछ लोगों का कहना है कि भाई इसमें जो टॉक थेरेपी है, सिर्फ टॉक टॉक टॉक, इस पे ओवर एम्फेसिस है। तो ये जो है टू मच एम्फेसिस टॉक थेरेपी पे है, इतना नहीं होना चाहिए। तो हमको इसीलिए बिहेवियरल जो है असेसमेंट करना चाहिए कि हमको स्टिमुलस रिस्पॉन्स पे भी फोकस करना चाहिए। केवल बाय टॉकिंग यू ऑलवेज कैन नॉट चेंज बिहेवियर, वो बात सही भी है, हमेशा तो नहीं हो सकता। तो मल्टीपल अप्रोचेस इसीलिए अच्छी होती है कि कहीं कोई सक्सेसफुल होती है, कहीं कोई होती है। सो इट इज़ ऑलवेज गुड टू हैव ऑल्टरनेटिव्स। फिर तो जो एक और डिफरेंस जो है इनमें ये है कि इंडिविजुअल अपने एनवायरनमेंट से कैसे रिएक्ट करता है या कैसे इंटरेक्ट करता है, वो भी एक डिफरेंस है। ट्रेडिशनल जो असेसमेंट है उसमें हम इस पे फोकस नहीं करते कि इंडिविजुअल और एनवायरनमेंट का इंटरेक्शन कैसे है, लेकिन बिहेवियरल असेसमेंट में करते हैं कि यहाँ पे वो एंटीसीडेंट्स और कॉन्सिक्वेंसेस ले रहे हैं, उसके एक्शंस को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इसमें हम एनवायरनमेंट के साथ उसका इंटरेक्शन देख रहे हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल देता हूँ कि कोई जो है बच्चा जो है लेटर से कि घर में खूब बोलता है, कॉलेज में या स्कूल में एकदम चुप रहता है, या उल्टा भी हो सकता है, स्कूल कॉलेज में बहुत बोलता है, घर में एकदम चुप रहता है। तो अब ये कोई साइकोमेट्रिक टेस्ट ये नहीं बता पाएगा कि ऐसा क्यों होता है। कि स्कूल, जब हम एनवायरनमेंट उसका स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे एनवायरनमेंट में क्या ऐसी चीज़ है जो उसको चुप रहने पे मजबूर कर देती है एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में। लेटर से कि उसके फादर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं तो उनको देखते ही घर में चुप रहता है, या स्कूल में कोई टीचर है वो बहुत ज़्यादा जो है उसको तंग करता है, परेशान करता है, तो वहाँ जाके वो सैड महसूस करता है। तो इस तरीके से द इंटरेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल विद द एनवायरनमेंट is also a part of assessment in behavioral assessment, whereas in traditional assessment we don't focus on that. ठीक है, अब जो बिहेवियरल जो असेसर है वो ये हो सकता है कि कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स को कंसिडर करे जो कि रेलेवेंट हो, इनका डायरेक्ट इम्प्लीकेशन हो थेरेपी में, ताकि वो पर्टिकुलर चीज़ों को इनकॉर्पोरेट कर सके अपने इंटरवेंशन में। सो अगर कोई मतलब एक्सट्रोवर्ट है तो उसको डिफरेंट टाइप का इंटरवेंशन देंगे, इंट्रोवर्ट है तो डिफरेंट टाइप का देंगे इंटरवेंशन। इंट्रोवर्ट को बोलेंगे कि किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए कि भाई तुम पब्लिक स्पीकिंग के लिए जाया करो, तो उसको पसंद ही नहीं, जाएगा नहीं। एक्सट्रोवर्ट को बोलेंगे तुम चुपचाप घर में बैठ के थोड़ा रिलैक्स किया करो, उसको वो पसंद नहीं होगा। तो हमको सर्टेन पर्सनैलिटी ट्रेट्स का भी ध्यान रखना होता है बिहेवियरल असेसमेंट में। ट्रेडिशनल असेसमेंट में तो पूरा रखा रहता है पर्सनैलिटी का। आई एम टॉकिंग अबाउट बिहेवियरल असेसमेंट में कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स का ध्यान रखना पड़ता है, एस्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरवेंशन। तो जो उसको पर्सनैलिटी ट्रेट्स को सूट करता होगा वही हम देंगे, जो नहीं करता होगा नहीं देंगे। अब जो कौन से जगह पे फोकस रहता है बिहेवियरल असेसमेंट का, एक तो ओवर्ट बिहेवियर। ओवर्ट बिहेवियर मतलब जो हमको दिखाई दे रहा है, कॉग्निशन, वो कैसे सोच रहा है। फिर फिजियोलॉजिकल जो स्टेट में जो चेंजेस हैं, जैसे कि हाथ कांपने लग गए, या स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होने लग गई, या जो है आई कांटेक्ट करना बंद कर दिया, या जबान लड़खड़ाने लग गई, द पर्सन स्टार्ट स्टैमरिंग।
हकला के बोलने लग गया, तुतला के बोलने लग गया, कुड भी एनीथिंग, डिपेंड करता है। तो ये सब जो है हम नोटिस करेंगे उसमें। तो डिफरेंट मोड्स हो गए ना, ये ओवर्ट बिहेवियर अलग मोड हो गया, कॉग्निशन अलग हो गया, फिजियोलॉजिकल स्टेट्स में चेंजेस अलग मोड हो गया, पैटर्न्स ऑफ वर्बल एक्सप्रेशन अलग मोड हो गया। तो अब ये भी है कि ये जो अलग अलग मोड जो है हमने देखे, तो एक मोड जो है दूसरे में जनरलाइज करे ये ज़रूरी नहीं है। तो ये भी हो सकता है कि जैसे किसी में दो पेशेंट है, दोनों में एंजाइटी है। अब दोनों में एंजाइटी है, तो एक में एंजाइटी इसलिए हो सकती है क्योंकि उसके सोशल स्किल्स पुअर हैं, पॉसिबल है, तो इसलिए जो है उसको एंजाइटी है। और दूसरे में ये हो सकता है कि उसको जो है उसकी सेल्फ एस्टीम लो है, इसलिए जो है उसको एंजाइटी होती है किसी के सामने कुछ बोलने में। तो कॉज अलग अलग हो सकते हैं, एक मोड दूसरे मोड को लिए ज़रूरी नहीं कि इफेक्ट करता हो। जो अभी हमने बातें करी ऊपर कि कहीं फिजियोलॉजिकल स्टेट की बात हो सकती है, कहीं वर्बल एक्सप्रेशन की बात हो सकती है, कहीं कॉग्निशन की बात हो सकती है। ये नहीं कि अगर ओवर्ट बिहेवियर में प्रॉब्लम है तो कॉग्निशन में भी प्रॉब्लम है, फिजियोलॉजिकल स्टेट में भी प्रॉब्लम है, वर्बल एक्सप्रेशन में भी, ऐसा नहीं है। तो किसमें क्या प्रॉब्लम है वो हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। देन जो अधिकतर जो क्लिनिशियन हैं वो कंबाइन करते हैं वेरियस टेक्निक्स को, या अडॉप्ट करते हैं दोनों फॉर्म की। कौन कौन सी दोनों? एक तो बिहेवियरल असेसमेंट की भी और ट्रेडिशनल असेसमेंट की भी। तो हमेशा जो है मल्टीपल अप्रोच बेस्ट रहती है कि उससे मिस्टेक होने के चांस नहीं रहते हैं। ये सारी चीज़ें अगर एक ही तरफ पॉइंट आउट कर रही हैं, सो इट इज़ ईजी टू टेक डिसीजंस एंड प्लान द इंटरवेंशंस। केवल एक ही अप्रोच रखोगे तो उसमें मिस्टेक हो गई तो सब कुछ गलत हो जाएगा। तो इसलिए मोस्ट क्लिनिशियंस दे रिलाई ऑन बोथ। फिर जो अभी हमने इतनी सारी बातें करी, क्या क्या एजम्पशंस हैं बिहेवियरल असेसमेंट की, तो कोई जैसे कॉग्निशन भी है, ओवर्ट बिहेवियर भी है ना, वगैरह वगैरह, वर्बल एक्सप्रेशन भी है, दुनिया भर के जो है एस्पेक्ट्स हैं, एनवायरनमेंट को भी हम फोकस करते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन जो कौन सी अप्रोच हम देख रहे हैं या कौन सा कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, देयर आर thousands of techniques which can be applied in behavior assessment. So that will totally depend upon कि क्या प्रॉब्लम है, और जो क्लिनिशियन है उसकी, हर क्लिनिशियन किसी न किसी प्रीडोमिनेंट स्टाइल का होता है, तो वो किस स्टाइल में उसकी एक्सपर्टीज़ है उसके हिसाब से वो डिसाइड करते हैं। तो जैसे कुछ एक जो है ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, बिहेवियरल इंटरव्यूइंग है, बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन, अभी और डिटेल में बात करेंगे, बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन में आगे आएगा। कॉग्निटिव बिहेवियरल असेसमेंट भी करेंगे, साइकोफिजियोलॉजिकल असेसमेंट भी करेंगे, सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्री भी करेंगे। सो ये जनरली सब ऐसा करते हैं, किसी एक सिंगल चीज़ पे रिलाई नहीं करते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है, तो मैं आगे बढ़ूँ? ओके। अब जो है आते हैं हम एसेसिंग टारगेट बिहेवियर। एसेसिंग टारगेट बिहेवियर मतलब जो हम बिहेवियर चाह रहे हैं या जो बिहेवियर प्रॉब्लमेटिक है उसको एसेस करना। तो ये हमेशा देखना है कि हमें जो भी क्लाइंट आके बोलेगा, वेग सी कंप्लेंट्स होती है हमेशा, कभी दे आर नॉट वेरी स्पेसिफिक एंड कॉन्क्रीट इनिशियली एटलीस्ट। तो आपको जो है उससे निकलवानी पड़ेंगी बातें कि इन स्पेसिफिक एंड क्वांटिफिएबल टर्म्स, कि जैसे कि मुझे गुस्सा आता है, हैं? तो अब गुस्सा आता है तो एक वेग सी बात हो गई। तो ये भी तो हो सकता है सही बात पे गुस्सा आता हो, सही जगह पे गुस्सा होता हो, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। सही इंसान के ऊपर गुस्सा करता हो तो ये तो ठीक बात है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। जैसे अरिस्टोटल ने कहा था, इट इज ईजी टू बी एंग्री, एनीबडी कैन बी एंग्री, बट टू बी एंग्री विद द राइट पर्सन फॉर द राइट रीजन एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस,
to the right degree is not easy. तो वो हमें देखना होगा, इतनी सारी चीज़ें एंगर में कहाँ है कि वो पर्सन गलत है, कि सिचुएशन गलत है, कि डिग्री गलत है, कि अप्रोप्रिएटनेस गलत है, तो वो आपको करना पड़ेगा, क्वांटिफाई करोगे किसके ऊपर गुस्सा आता है, कब कब आता है, ऑन ए स्केल ऑफ 1 to 10 कितना आता है, हमेशा आता है, उसी पे क्यों आता है, ऐसे जो है जब हमें क्लैरिटी मिल जाएगी तो वेग कंप्लेंट जो है वो एक स्पेसिफिक एंड क्वांटिफिएबल बिहेवियर में कन्वर्ट हो गई। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं सिगरेट का, कि मुझे सिगरेट पीने की आदत है, तो पूछेंगे भाई कितनी सिगरेट पीते हो, कब कब पीते हो, पहली सिगरेट कितने बजे पीते हो, लास्ट सिगरेट कितने बजे पीते हो, जेब में रखते हो सिगरेट नहीं रखते हो, फ्रेंड्स तुम्हारे जो हैं वो सिगरेट पीते हैं नहीं पीते हैं, एनवायरनमेंट, ये सारा जो है कॉन्क्रीट टर्म्स में हो जाएगा। सिगरेट क्यों छोड़ना चाहते हो, ये भी इम्पोर्टेंट बात है ना, तो वो मोटिवेशन लेवल उसका उसी हिसाब से होगा। तो जैसे एंगर में और स्पेसिफिक है कि गुस्सा आता है तो क्या करते हो, कि मैं दीवार पे सर मारता हूँ अपना, या सामान फेंक के मारता हूँ, या गाली देता हूँ, या किसी से बात नहीं करता हूँ, आई सिट इन ए कॉर्नर कीप सल्किंग, कुछ भी हो सकता है। तो वो हमें स्पेसिफिक चीज़ों पे आना है। अब इम्पॉर्टेंट बात ये है, ये सब जानने के बाद में हमें जो गोल बिहेवियर है क्लाइंट का, वो इन टर्म्स ऑफ क्लाइंट बनाना है। क्लाइंट क्या चाहता है अपने बिहेवियर को, जैसे अगर वो 20 सिगरेट पीता है डेली, वो कह रहा है नहीं अगर मैं 5 सिगरेट पे आ गया तो काफ़ी है मेरे लिए, ठीक है, तो आप 0 पे उसको नहीं ला सकते हो, ठीक है। तो वो जो है क्लाइंट क्या गोल बिहेवियर चाह रहा है, वो जो है असेसमेंट का टारगेट एक हो जाएगा, कि तो वही तो फिर हमारा डिसाइड करेगा कि इंटरवेंशन हमने किस हद तक जाना है। क्लाइंट का गोल ही अगर लो है तो फिर आप हाई स्टैंडर्ड नहीं सेट कर सकते हो, और वाइस वर्सा अगर क्लाइंट का जो है गोल बड़ा हाई है और आप सोचो नहीं 20 से 5 पे आ गया तो काफ़ी है, तो ये बात भी क्लाइंट को पचेगी नहीं कि उसका गोल तो हाई था। तो ये है। देन अब जो सिलेक्शन की बात आती है टारगेट बिहेवियर की, इसमें जो है जो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है उसमें तो प्रॉब्लम नहीं है, जो रेडिली ऑब्जर्व किया सकता है वो तो कर लेंगे, लेकिन कुछ बिहेवियर जो है प्राइवेट में होते हैं जब क्लिनिशियन नहीं होगा तो वो प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं। जैसे कि लेटेस्ट एग्जांपल लेता हूँ, कोई इंट्रूसिव थॉट है, कोई थॉट बार बार उसके दिमाग में आ रहा है, अब ये तो क्लिनिशियन नहीं देख सकता ना, तो वो हमें इंडिविजुअल पे डिपेंड करना पड़ेगा। तो या दूसरा एग्जांपल है एवर्सिव मूड स्टेट, कि मूड खराब रहा है उसका, तो ये भी हमें कैसे पता चलेगा, सिर्फ देख के तो नहीं पता लग जाएगा कि मूड खराब है अनलेस वो कुछ करे। फिर देयर आर थिंग्स विच आर प्राइवेट इन नेचर, है ना। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे सेक्सुअल रिस्पॉन्सेज हैं, दे आर नॉट ओनली प्राइवेट, दे आर ऑल्सो अनऑब्जर्वेबल। अगर किसी को कोई सेक्सुअल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम है तो अगर वो क्लिनिशियन चाहे भी तो उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसकी प्राइवेट है, एथिकली रॉन्ग है, यू कैन नॉट डू इट। तो ऐसे बहुत सारे बिहेवियर हो सकते हैं जो कि केवल प्राइवेट ही हो, जैसे खाना वो घर पे खाता है तो हम नहीं देखते हैं, तो वो प्राइवेट बिहेवियर हो गया। और कुछ होते हैं प्राइवेट एंड अनऑब्जर्वेबल, कि वो जो है सेक्सुअल रिस्पॉन्स बताया मैंने, वो वॉशरूम में उसका क्या बिहेवियर है। तो इसीलिए जो है जो उसके पब्लिक और प्राइवेट जो रिस्पॉन्सेस हैं ये ज़रूरी नहीं कि कंसिस्टेंट हो। ये भी एक बात है कि आपके सामने तो वो बड़ा पोलाइटली बात कर रहा है, लेकिन घर के जाके जो अपने स्पाउस से, हस्बैंड को वाइफ से या वाइफ हस्बैंड से जिस तरह बात करते हैं वो आप नहीं देख सकते हो, और सिर्फ वो आके बताएंगे उससे आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो। फिर एक बायो इंफॉर्मेशनल थ्योरी है, जेम्स लैंग करके एक साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने दी थी इन्हें। तो उन्होंने कहा कि जो इमोशनल रिस्पॉन्स हैं दे अकर इन 3 सेपरेट बट लूजली कपल्ड रिस्पॉन्स सिस्टम।
ठीक है। इमोशनल रिस्पॉन्स 3 होते हैं, अलग अलग है लेकिन लूजली कपल्ड है। तो पहला है कॉग्निटिव ऑब्लिक लिंग्विस्टिक, हम क्या सोच रहे हैं या बोल रहे हैं, ये भी बिहेवियर है हमारा, इमोशनल रिस्पॉन्स है। फिर ओवर्ट बिहेवियर, हमने किसी को गले लगा लिया, थप्पड़ मार दिया, धक्का दे दिया, पैर छुए, ये सब जो है ओवर्ट बिहेवियर हो गया। फिर साइकोफिजियोलॉजिकल सिस्टम, हमने हमारे बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, हार्ट बीट, पल्स रेट, गैल्वेनिक स्किन कंडक्टेंस, है ना, ये सब, स्वेटिंग, ये सब जो है फिजियोलॉजिकल में आ गया। जैसे अगर हम पैनिक अटैक की बात करें तो उसमें फिजियोलॉजिकल रिस्पांस भी हो जाएगा, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होगी, पेल्पिटेशन होगा, हार्ट बीट होगी, ब्रेडिकार्डिया या टेकिकार्डिया हो जाएगा फॉर द टाइम बीइंग, स्वेट। तो और अगर हम बात करें कॉग्निटिव की, तो पर्सन विल थिंक एज इफ ही और शी इज लूजिंग कंट्रोल, डीपर्सनलाइजेशन, डीरियलाइजेशन, ये सब होने लग जाएगा। और ओवर्ट बिहेवियर की बात करें तो पर्सन विल ट्राई टू रन अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन जहाँ पे उसको पैनिक अटैक आ रहा है, ये ओवर्ट बिहेवियर हो गया। तो हमारे जो जितने भी रिस्पॉन्सेस होते हैं वो इन 3 चीज़ों में होते हैं एंड दे आर लूजली लिंक्ड। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर थॉट जो है या लैंग्वेज डर की है तो हार्ट बीट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, पल्स रेट बढ़ेगी बढ़ेगी, है ना, और आदमी जो है वहाँ से जाना चाहेगा ही चाहेगा, तो आपस में लिंक्ड हो गया। लेकिन हमेशा ज़रूरी नहीं है। जैसे अगर कोई खुशी में एक्साइटेड है तो भी तो उसकी हार्ट रेट बढ़ेगी, पल्स रेट बढ़ेगी। सो इसीलिए लूजली कपल्ड बोला गया है, स्ट्रांगली कपल्ड नहीं है। लिंक्ड है ये, लेकिन इन्हें फिक्स्ड मैनर कहना मुश्किल है। सो अब इनमें अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है तो आइडियली तो इनमें से तीनों मोड को असेस करना चाहिए। जो उसका कॉग्निटिव ऑब्लिक लिंग्विस्टिक है वो भी है, ओवर्ट बिहेवियर भी है, साइकोफिजियोलॉजिकल, तीनों मेजर करना चाहिए आइडियली तो। और किसी एक को प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए कि हमें कॉग्निटिव वाले पे ज़्यादा फोकस करना है या हमें जो है ओवर्ट बिहेवियर पे ज़्यादा फोकस करना है या हमें साइकोफिजियोलॉजिकल पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ऐसा कुछ नहीं है। दे ऑल हैव देयर ओन प्लेस। तो अगर इन तीनों में आपस में तालमेल नहीं है तो वो जो डिस्क्रिपेंसी जो है वो पर्टिकुलर क्लाइंट के हिसाब से हमें देखनी पड़ेगी कि ऐसा क्यों है। वो क्लाइंट के हमें हिसाब से रीज़न पता करने पड़ेंगे कि भाई ये डर रहा है तो भाग क्यों नहीं रहा है। डर रहा है तो भागना चाहिए यहाँ से, पर भागता नहीं है, वहाँ से बैठा रहता है। तो ये भी बात है। और एक और बात है, जैसे डिस्क्रिपेंसी की बात पे ही मैं चल रहा हूँ, आई एम कंटिन्यूइंग विद दैट पॉइंट, कि हमने साइकोफिजियोलॉजिकल टेस्ट किया और इंडिविजुअल का न्यूरोलॉजिकल सिस्टम फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत नहीं, देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। लेकिन इंडिविजुअल बोले जा रहा है नहीं नहीं मुझे बहुत पेन हो रहा है, मुझे बहुत पेन हो रहा है। तो इस चीज़ को जो है लाइटली नहीं लेना चाहिए, इस चीज़ को सीरियसली लेना चाहिए कि हो सकता है कोई ऐसा टिश्यू डैमेज हो, सॉफ्ट टिश्यू डैमेज हो, या कोई ऐसी नर्व जो है डैमेज हो गई हो जो नहीं आ रही है टेस्ट में। तो ये डिस्क्रिपेंसी जो है इंडिविजुअल सेंट्रिक हमको रखनी होगी, उसको बस राइट ऑफ नहीं कर देना कि हाँ ये ऐसा है तो ये ऐसा नहीं है इसलिए नहीं नहीं ये तो डिस्क्रिपेंसी, ऐसा हो नहीं सकता है, ऐसे नहीं। यू हैव टू पे अटेंशन टू दैट। सो तो अब जो है जो there is an apparent link between assessment methods and particular response modes is not absolute, जो भी मैंने बताया। तो जैसे कि वो क्लाइंट कह रहा हो वर्बली कि उसको सेंसेशन हो रही है, उसका हार्ट पाउंडिंग है, मसल्स में टेंशन है और उसको अपने फिजिकली कुछ चेंजेस लग रहे हैं, महसूस हो रहे हैं। तो ये तो क्लाइंट वर्बली बोल रहा है ना, लेकिन हमको फिजिकली तो दिखाई नहीं दे रहा कि हार्ट कैसे पाउंड कर रहा है या उसकी मसल में टेंशन है या नहीं है। तो इसीलिए कोई जो है ऐसा कोई एब्सोल्यूट तरीका नहीं है असेसमेंट का कि एक मोड को दूसरे मोड से लिंक करके हम निकाल लें। और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज ऐसे हैं जो क्लाइंट को पता ही नहीं, जैसे
ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो हो सकता है इंडिविजुअल को पता भी ना चले कि मेरा बढ़ चुका है, जब तक कि बहुत हाई ना हो जाए, सिर दर्द वगैरह ना शुरू हो जाए। थोड़ा मोड़ा बढ़ेगा या घटेगा पता ही नहीं चलता इंडिविजुअल को, तो ये उसकी वर्बल रिपोर्ट में नहीं आ सकता है। तो कुछ चीज़ें वर्बल रिपोर्ट में आ सकती हैं लेकिन उसमें नहीं आएंगी, साइकोफिजियोलॉजिकल में। कुछ उल्टा भी सही है, कुछ वर्बल में नहीं आएंगी पर साइकोफिजियोलॉजिकल में आ जाएंगी। सेल्फ रिपोर्ट तो वही होता है, पेन पेंसिल फॉर्म में होता है, या कंप्यूटर में भी कर सकते हैं। इंडिविजुअल अपने बारे में खुद ही बता रहा होता है, तो उसमें जो कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स ऑफ एंगेजमेंट हैं वो हम जो है उसमें देख सकते हैं कि जैसे उसका अटेंशन और वर्सेस डिस्ट्रैक्शन कितना है। ठीक है, क्वेश्चनर में हम क्या डाल रहे हैं वो तो हमारे ऊपर डिपेंड है ना, तो हमें क्या चीज़ देखनी है वो हमें पता होना चाहिए, उसी हिसाब से हमें क्वेश्चन बनाना है। फिर अटेंशन कितना है, डिस्ट्रैक्शन कितना है, ड्यूरेशन कितना है, जो टास्क हम देंगे उस पर ड्यूरेशन भी हम डिसाइड करेंगे। और इंडिविजुअल खुद ही बताएगा, अगर मान लो कोई चीज़ लंबे समय तक लगातार होने वाली है तो हम उससे पूछेंगे कि वही बताएगा कि फ्लक्चुएशंस क्या है, कि इस टाइम ज़्यादा हो जाती है, इस टाइम कम हो जाती है, थिंग्स लाइक दैट। फिर अगर जैसे टास्क एंगेजमेंट की हम बात करें, किसी काम में क्लाइंट एंगेज होता है नहीं होता है, तो ये एक तो उसके अपने ही लर्निंग बिलीफ और एक्सपेक्टेशंस पे डिपेंड करेगा, उसकी सेल्फ एफिकेसी पे डिपेंड करेगा, वो किसी चीज़ में एंगेज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जो उसके लर्निंग स्ट्रेटजीज हैं वो शैलो है या डीप है, जो हमने बात करी थी याद करने के लिए, जितना डीपर प्रोसेसिंग होगी उतना याद होगा, जितना प्रोसेसिंग शैलो होगी ब्रेन में उतना ही वो कम याद होगा। तो ये ऐसे मल्टीपल चीज़ें आ जाती हैं इसमें टास्क एंगेजमेंट में। तो हमें देखना पड़ेगा कि जब हम सेल्फ रिपोर्ट कर रहे हैं तो हमारा पर्पस क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं। तो कोई भी एक सिंगल इंस्ट्रूमेंट जो है वो कॉम्प्रिहेंसिवली एसेस नहीं कर सकता है क्लाइंट को, ये हमेशा ध्यान रखना। तो सेल्फ रिपोर्ट के एग्जांपल्स जो हैं, एक तो MMPI मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री 2, इसमें 567 आइटम्स हैं, रफली 60 to 90 मिनट्स लगते हैं एडमिनिस्टर करने में। अब MMPI 3 भी आ चुका है, उसमें 335 क्वेश्चनर्स हैं, आइटम्स हैं, और MMPI एडोलेसेंट भी आ चुका है। ठीक है, तो ऐसे कई आ चुके हैं, ये सब सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्रीज हैं। तो एक 16 PF क्वेश्चन है, PF स्टैंड फॉर पर्सनैलिटी फैक्टर, तो उसमें हमें इंडिविजुअल का पूरा प्रोफाइल मिलता है कि ओवरऑल डिफरेंट डायमेंशन में कैसा है। फिर एक कैलिफोर्निया पर्सनैलिटी इन्वेंट्री है, इसमें आधे क्वेश्चन तो MMPI वाले ही हैं, तो ये इंडिविजुअल के सेल्फ कंट्रोल, एम्पैथी और इंडिपेंडेंस के बारे में बताता है। अब आते हैं स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्री। यहाँ तक समझ में आ गया, आगे बढ़ो। तो एक तो ये कि जो सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्री बड़ी इजीली एडमिनिस्टर की जा सकती है, टाइम कम लगेगा, कॉस्ट भी कम होगी, और जो प्रोजेक्टिव टेस्ट हैं उनसे ज़्यादा वैलिड और रिलायबल होती हैं। जो क्वेश्चनर्स हैं दे आर मोर वैलिड एंड रिलायबल देन प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, ये हमने बात की थी। और इसमें और क्या होगा, बुक में नहीं लिखा, बता रहा हूँ कि इसको कोई अनट्रेंड आदमी भी एडमिनिस्टर कर सकता है। आपको खाली यही बताना है कि भाई ये बुकलेट देनी, इतना टाइम देना है, उसको बोलना है कि कोई भी क्वेश्चन टिक कर सकते हो, सब राइट है, और उस टाइम के बाद में ले लेना है, बीच में डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, बस इतना बोलना। कोई भी कर सकता है, इवन स्कोरिंग भी एक बार सिखा दो तो कोई भी कर लेगा। तो उसमें जो है कोई क्लिनिशियन का ज़्यादा रोल नहीं है। और इसके अलावा जो ये क्या कहते हैं, वीकनेस की बात करें, तो एक तो सोशल डिजायरेबिलिटी वाला क्वेश्चन में प्रॉब्लम रहती है। आप जो है जो उससे क्वेश्चंस पूछ रहे हो सकता है वो फेक गुड करने के लिए, कई बार फेक बैड करने के लिए भी
गलत आंसर दे रहा हूं। हमेशा जरूरी नहीं है कि इंडिविजुअल फेक गुड कर रहा है, ये भी डिपेंड करता है कि वो एंड रिजल्ट क्या चाहता है। तो फेक बैड भी करते हैं कभी कभी। जैसे मैं 2 एग्जांपल देता हूं कि कोर्ट में किसी का ट्रायल चल रहा है और कोर्ट जो है ये जानना चाहता है कि इंडिविजुअल जो है इसकी मेंटल हेल्थ इतनी साउंड है क्या कि इसका जो है कोर्ट में ट्रायल हो सके। तो उसकी मेंटल हेल्थ असेसमेंट के लिए भेजा जाएगा क्लिनिशियन के पास में। तो अगर वहाँ पे वो क्लिनिशियन ये कह दे कि हाँ भाई ये मेंटली रिटार्डेड है, तो वो क्राइम उसका जो है ट्रायल होगा ही नहीं, उसका साइकेट्रिक ट्रीटमेंट होगा तो बच जाएगा वो जेल से। तो हो सकता है फेक बैड करे। ठीक है। फिर एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे माँ बाप चाहते हैं कि बच्चा जो है वो इंजीनियर बने, बच्चा चाहता है वो म्यूजिशियन बने, तो वो उसको ले गए एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए। बच्चे को पता है एप्टीट्यूड टेस्ट में अच्छे नंबर आ गए तो मुझे कहेंगे फिर इंजीनियरिंग करो, जान के वो खराब आंसर दे। सो फेक बैड भी कई बार करते हैं लोग बात, ये ध्यान रखना। ठीक है। फिर कुछ टेस्ट जो है वो बहुत लॉन्ग और टीडियस होते हैं। जैसे मैंने बताया ना MMPI 2 जो है 567 क्वेश्चंस हैं। तो कोई अगर मेंटली स्ट्रांग नहीं है या कोई हो सकता है फिजिकली भी इतना स्ट्रांग ना हो कि घंटे बैठा रहे, 1.5 घंटे बैठा रहे, तो नहीं कर सकते हैं। फिर एक और भी बात है कि इंडिविजुअल्स आर नॉट ऑलवेज द बेस्ट जज ऑफ देयर बिहेवियर्स। हमें कई बार नहीं पता होता है कि हम क्या महसूस कर रहे हैं। कि एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे फियर है, एंजाइटी है, फ्रस्ट्रेशन है, ये तीनों मिलती जुलती सी चीज़ें हैं जो बॉडी में सेम से रिएक्शन, ऑलमोस्ट सेम से रिएक्शन देती हैं। सो कई बार इंडिविजुअल को खुद नहीं पता होता कि उसको फियर है कि एंजाइटी है या उसको कोई और चीज़ है। ठीक है। तो हम उससे कोई क्वेश्चन पूछे, जब ऐसा होता है तो तुम्हें क्या महसूस होता है, फियर होता है कि एंजाइटी होता है या फ्रस्ट्रेशन होता है। तो फ्रस्ट्रेशन को हो सकता है एंजाइटी वो लिख दे। कई सारे तरीके हैं सेल्फ रिपोर्ट के। जैसे एक इंटरव्यू हमने बताया, क्वेश्चनर है, इन्वेंट्रीज है, रेटिंग स्केल्स है, चाइल्ड बिहेवियर चेकलिस्ट वगैरह इस टाइप से। थिंक अलाउड भी है। थिंक अलाउड में क्या है कि जो सोच रहे हो तुम वो बोलो। प्रोसीजर भी है उसमें। ये है कि रैंडमली दिन के किसी भी टाइम में जो है क्या थॉट चल रहा है वो रिकॉर्ड कर लो या उसको फ़ोन करके पूछो कि अभी क्या सोच रहे हो। फिर जो इसमें फॉर्मेट्स हैं सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंटरी की, इंटरव्यू तो मैं बता ही चुका हूँ। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और फ्लेक्सिबल वाला है। स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है या अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है। अब डिसएडवांटेज क्या है कि हम ह्यूमन बींग्स की जो मेमोरी है वो परफेक्ट नहीं होती है। तो हम इंटरव्यू में जो कुछ भी बोल रहे हैं मेमोरी से बोल रहे हैं। सो आवर मेमोरी कैन बी रॉन्ग। तो हमें जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है इंटरव्यू में दैट कैन बी रॉन्ग। और जो इंडिविजुअल अपना सब्जेक्टिव जो है जजमेंट दे रहा होता है, कोई इंडिपेंडेंट या क्रॉस चेक करने के लिए हमारे पास कुछ होता ही नहीं है। तो ये एक लिमिटेशन है इसकी। और वही इंटरव्यू में इंडिविजुअल ने जो भी बोला है, 2 अलग अलग क्लिनिशियन अगर हों तो जरूरी नहीं कि उसका 100% सेम जो है असेसमेंट हो। दोनों का हो सकता है बिल्कुल ही अपोजिट हो। तो दिस इज ऑल्सो देयर लिमिटेशन है उसकी सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंटरीज में। तो इसीलिए जो है डिस्क्रिपेंसी ना हो 2 क्लिनिशियंस के बीच में। तो इसीलिए स्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड जो है इंटरव्यू बनाए गए थे कि एटलीस्ट क्वेश्चंस तो जो सेम हो जाएंगे उनके, तो चांसेस हैं कि दे कैन बी ऑन द सेम लाइन। सो और जो क्लिनिकल इंटरव्यू होते हैं ये मोस्टली किस लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, डायग्नोसिस के लिए, rather than to find out a particular target behavior or functional assessment।
फंक्शनल असेसमेंट ने बताया ना कि बिहेवियर किया क्यों जाता है, तो ये भी एक लिमिटेशन है। तो हमें जो है नोमोथेटिक अप्रोच भी कहीं रखनी पड़ सकती है और कहीं पे जो है इडियोग्राफिक भी रखनी पड़ सकती है। तो अगर हम नोमोथेटिक अप्रोच की बात करें तो पर्सनालिटी इन्वेंटरीज जो है वो नोमोथेटिक हो गई, या कोई भी स्टैंडर्डाइज जो है क्वेश्चन है। और इडियोग्राफिक की बात करें तो हम उससे इंडिविजुअल से उसकी फंक्शनैलिटी समझेंगे, कहाँ कहाँ किस किस डोमेन में उसको अफेक्ट हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, तो वो हमको बताएगा। सो बिहेवियर इंटरव्यूइंग के ये स्टेप्स दिए हैं, तो हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा टारगेट बिहेवियर को, रेलेवेंट एनवायरनमेंट फैक्टर्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा, इंटरवेंशन प्लान करेंगे, इंटरवेंशन को फिर इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर आउटकम को इवेल्युएट करेंगे। किससे इवेल्युएट करेंगे? विद रिस्पेक्ट टू गोल बिहेवियर, कि हम क्या चाहते थे वो हासिल हुआ कि नहीं हुआ। हासिल हो गया तो टर्मिनेशन, हासिल नहीं हुआ तो विल अगेन गो टू स्टेप 1, मॉडिफाई द ट्रीटमेंट एज नीडेड एंड रीएवैल्यूएट आउटकम। क्वेश्चनर हम बता चुके हैं, इजी है, इकोनॉमिक है। फिर एक ये भी है, बिहेवियरिस्ट लोग जो है उनका ये कहना है कि भाई जो जो बिहेवियर पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो भी करते हैं तो हम हर चीज़ को कॉन्क्रीट टर्म्स में लाने की कोशिश करते हैं। देखो इसमें येलो वाली सेकंड वाली जो लाइन है, बिहेवियरिस्ट पॉइंट आउट दैट वी टेंड टू राइफाई द कंस्ट्रक्ट दैट वी मेजर। राइफाई का मतलब होता है कॉन्क्रीट बनाना, क्योंकि जैसे कोई इमोशन है, अब उसको कॉन्क्रीट बिहेवियर में हम बताएंगे कि उसने गिफ्ट दिया तो ये इमोशन ऑफ लव हुआ, तो ये कॉन्क्रीट फॉर्म हुआ। अंदर क्या चल रहा है वो तो एब्स्ट्रैक्ट हो गया। कॉन्क्रीट क्या हुआ कि वो उसे मिलने गया, उसको गिफ्ट दिया। तो ये बिहेवियर असेसमेंट में हम चीज़ों को कॉन्क्रीट बनाने की कोशिश करते हैं। इवन जो कॉग्निटिव और जो लिंग्विस्टिक या वर्बल जो चीज़ें हैं उनको भी। तो अब जो है बिहेवियर्स डू मेक यूज ऑफ क्वेश्चन बट टेंड टू रिगार्ड देम एज मेजर्स ऑफ बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज। मैंने बोला था ना कि थॉट प्रोसेस भी एक बिहेवियर का पार्ट है। सो बिहेवियरिस्ट जो क्वेश्चनर यूज कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि हाँ, थॉट भी तो एक बिहेवियर है, यूज करते हैं इसलिए वो क्वेश्चनर को। और दैट टेंड टू कोरिलेट रादर देन एज अंडरलाइंग ट्रेट और डिस्पोजिशन। तो ये जो क्वेश्चनर से जो निकल के आ रहा है वो उसको एज अंडरलाइंग ट्रेट या डिस्पोजिशन नहीं ले रहे हैं, वो उसको कोरिलेट करेंगे बिहेवियर से कि इसमें ये निकल के आया और बिहेवियर भी यही है, हाँ तो ठीक है, ठीक है। जबकि ट्रेडिशनल असेसमेंट होता है उसमें खाली जो है उसमें जो असेसमेंट निकल गया उसी को मान लेते हैं कि हाँ ये, उसमें हम बिहेवियर को फोकस नहीं करते हैं। फिर रेटिंग स्केल्स, ये मैं बता ही चुका हूँ। सेल्फ रेटिंग जो है या रेटिंग बाय अदर्स भी हो सकती है, ये भी पॉसिबल है कि वो अच्छा बताओ उस टाइम जब ये हुआ या अभी, हाउ आर यू फीलिंग ऑन ए स्केल ऑफ 1 to 8 या 0 to 8 या 1 to 10, डिपेंड करता है। 1 being totally relaxed, 10 being totally destroyed। तो ऐसे उससे हम पूछेंगे, उसकी सेल्फ रेटिंग हुई। तो इसका एडवांटेज ये कि बहुत फ्लेक्सिबल है, इसके लिए कोई अलग से क्वेश्चनर की ज़रूरत नहीं है, कि हर चीज़ के लिए क्वेश्चनर होता भी नहीं है। तो सेल्फ रेटिंग का एडवांटेज ये है। और दूसरा ये है कि जो क्वेश्चनर हम देते हैं तो उसमें प्रैक्टिस इफेक्ट आ जाता है ना, कि बार बार क्वेश्चनर देंगे तो फिर रट से आते हैं रिस्पॉन्सेस। तो इसमें वो प्रॉब्लम नहीं है कि ये जो है रिपीटेडली एडमिनिस्टर किया जा सकता है, क्योंकि जब वो जैसा फील कर रहा होगा वैसे बताएगा। रिटर्न में आंसर दे रहा है तो हमेशा सेम ही आंसर देता रहेगा वो। और जैसे कि हम बात करें पीरियोडिक सेल्फ रेटिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग एन एंजाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन। कोई जो एंजाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन है उसकी, तो उसमें पीरियोडिकली वो अपने आप को सेल्फ असेसमेंट करता रहे कि भाई पहले ट्रीटमेंट से पहले तो मेरी ये हालत होती थी, फिर 1-2 हफ्ते बाद ये होने लगा, फिर ये हुआ, अब ये है। तो हमें पता लग जाएगा कि इंटरवेंशन काम कर रहा है या नहीं कर रहा है।
ठीक है। फिर थॉट लिस्टिंग एंड थिंक अलाउड प्रोसीजर, ये मैं बता ही चुका हूँ कि जो भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है वो लिख लो या बता दो। तो जैसे कि क्लिनिशियन का इंटरेस्ट क्या होगा, जैसे कोई सपोज फॉर एग्जांपल कोई फोबिया से रिलेटेड सिचुएशन है, एक्सपोजर या रोल प्ले है, तो वहाँ पे वो कैसा फील कर रहा है, कितना फील कर रहा है, वो पता लग जाएगा हमें। तो हम क्या करंट लेवल है या किस स्टिमुलस के लिए किस लेवल का जो है डिस्ट्रेस है, वो हमें पता लग जाएगा। तो फिर हम हायरार्की बना के सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन कर सकते हैं, है ना। हायरार्की बन जाएगी कि एज पर इंडिविजुअल। और दूसरा फ़ायदा ये है कि जब हम इंटरवेंशन दे रहे हैं काफ़ी समय बाद, तो हमें फिर पता लग जाएगा कि अब वो क्या फील कर रहा है, तो इंटरवेंशन सक्सेसफुल है या नहीं है। तो ऐसा है। तो थॉट्स कैन बी रिपोर्टेड कंटिन्यूअली इन ए थिंक अलाउड फॉर्मेट, लगातार बोल सकते हैं। और द क्लाइंट में पीरियडिकली भी प्रॉम्प्टेड टू रिपोर्ट द मोस्ट रिसेंट अकरिंग थॉट्स इन ए थॉट सैम्पलिंग प्रोसीजर। या तो एक तरीका ये लगातार बोलता रहे तो सब हमें पता चल रहा है ये थिंक अलाउड हुआ, ये थॉट लिस्टिंग हुआ। और अगर हम ये है उसे बोलें कि थोड़ी थोड़ी देर बाद बताओ, तो फिर ये थॉट सैम्पलिंग हो गया है। जैसे पॉपुलेशन में से कुछ चीज़ें हम रैंडमली कुछ यूनिट सेलेक्ट करते हैं तो सैंपल हो जाता है। तो इसी तरह उसके जो वेरियस इमोशंस थॉट्स हैं उसमें कभी कभी कि हम बीच बीच में से पिकअप कर लें तो थॉट सैम्पलिंग हो गया। और ये ऑब्वियसली ये जो प्रोसीजर्स हैं ये बहुत हाईली फ्लेक्सिबल होते हैं। और हाईली फ्लेक्सिबल है इसलिए ये एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि फ्लेक्सिबल इतने ज़्यादा हैं कि इनका कोई नॉर्म्स और स्टैंडर्डाइजेशन नहीं हो सकता है। तो वैलिडिटी रिलायबिलिटी इनकी नहीं कह सकते। यहाँ तक क्लियर है, तो आगे बढ़ो। देन ऑब्जर्वेशन, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड सेल्फ मॉनिटरिंग। तो एक तो इंडिविजुअल खुद अपने आप को मॉनिटर करे और बताए, ये तो सेल्फ मॉनिटरिंग हो गया। और डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो अब जो है सेल्फ मॉनिटरिंग में तो इंडिविजुअल जो है बहुत आसान तो नहीं है, क्योंकि अगर वो कोई बिहेवियर बार बार होने वाला तो कितना रिकॉर्ड करेगा वो बार बार, ये भी हो जाता है। तो इसीलिए जो है अगर बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी पे होने वाला है तो हमें कोई ऑब्जर्वर लगाना पड़ेगा। लेकिन वो प्रॉब्लम तो ऑब्जर्वर के साथ भी है कि कितना रिकॉर्ड करेगा। तो दूसरा तरीका ये है कि अगर बहुत ज़्यादा वो होने वाला बिहेवियर है तो फिर हम जो ब्रीफ ऑब्जर्वेशन पीरियड्स कर सकते हैं, भाई थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ी थोड़ी देर के लिए करेंगे, कि हर 2 घंटे बाद हम 15 मिनट के लिए ऑब्जर्व करेंगे, या दिन में हम 1 घंटे रैंडमली कभी करेंगे, इस तरह से करेंगे। सो अगर जो है ऑनगोइंग रिस्पॉन्स है, जैसे अभी कोई रिस्पॉन्स दे रहा है, तो हम उससे बोल सकते हैं कि भाई बताओ अभी क्या चल रहा है। और बार बार होने वाली कोई पीरियडिकली होने वाली चीज़ है तो फिर हम मोमेंट्री सैम्पलिंग प्रोसीजर लगा सकते हैं, कि हम कभी कभी का हम बीच बीच में रैंडमली पूछा कि अब कैसा महसूस हो रहा है, या अब क्या कर रहे हो, क्या थॉट है। तो डिपेंड करता है कि उसका बिहेवियर क्या है। अच्छा, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन का डिसएडवांटेज, मतलब कोई और ऑब्जर्व कर रहा है, डिसएडवांटेज क्या है? एक तो कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग है। भाई कौन आदमी अपना जो है टाइम छोड़ के किसी के पीछे हमेशा घूमता रहेगा, और घूमेगा तो पैसे लेगा। फिर अगर बहुत सारे बिहेवियर एक साथ ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ऑब्जर्वर को समझ में नहीं आएगा क्या चीज़ ऑब्जर्व करें। फिर जब वो ऑब्जर्व कर रहा है, जरूरी नहीं कि उस टाइम में जो है वो बिहेवियर हो ही हो। ठीक है। तो डाटा की रिलायबिलिटी तो हम नहीं कह पाएंगे कि ऑब्जर्वर से है। सो इसका एक सॉल्यूशन ये कि हम पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर करते हैं। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर मतलब कि इंडिविजुअल, जैसे सपोज क्लास में है तो क्लास में ही जो है हम किसी ऑब्जर्वर को बिठा दें और वो उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करता रहे। उसने क्लास में पढ़ाई करनी है तो बिहेवियर को भी ऑब्जर्व करता रहेगा। पर इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी का क्या मतलब है
कि अगर, क्योंकि हमको किसी को ऑब्जर्वेशन करना है तो उसको एथिकली हमें परमिशन लेनी पड़ेगी ना कि हमें ऑब्जर्व करना है, तो हम क्लास में किसी को बिठा के रखेंगे ये तुम्हें ऑब्जर्व करेगा, तो उसे पता तो है कि कोई ऑब्जर्व कर रहा है। तो जो ऑब्जर्वेशन जो कर रहा है तो उससे एक रिएक्टिविटी होती है। रिएक्टिविटी मतलब इंडिविजुअल का बिहेवियर चेंज होता है। कोई आदमी अकेले में बाथरूम में गाना गा रहा हो वो अलग तरीके से गाएगा, और किसी के सामने गाना गाए तो अलग तरीके से गाएगा, है ना, वो फ्रीनेस वैसा बिहेवियर नहीं रहता है। सो इसे रिएक्टिविटी कहते हैं। सो दैट रिएक्टिविटी मे नॉट अलाउ अस टू सी द एक्चुअल बिहेवियर। तो इसका लेकिन एक एडवांटेज भी होता है। ये डिसएडवांटेज बता रिएक्टिविटी का। रिएक्टिविटी का एक एडवांटेज भी होता है कि अगर इंडिविजुअल को पता है कि कोई ऑब्जर्व कर रहा है तो वो बिहेवियर नहीं कर रहा है खराब वाला जो नॉर्मली वो करता है, तो ये तो अच्छी बात है ना, उसका वो वाला बिहेवियर कम हो रहा है। तो इसको इस एंगल से भी देख सकते हैं। सो डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे देखते हो। देयर आर बोथ व्यूज। ठीक है, फिर अभी आगे आएगा, वहाँ की बजाय मैं यही बता देता हूँ कि बात उसी की कंटिन्यू चल रही है। अभी मैंने बताया था सेल्फ ऑब्जर्वेशन भी इंडिविजुअल को बोलते हैं। तो सेल्फ ऑब्जर्वेशन में एक प्रॉब्लम ये भी रहती है कि इंडिविजुअल हो सकता है कि गलत रिपोर्टिंग करे। उसने पी सिगरेट 10 और आपको बताई 5। ठीक है, तो उसके लिए फिर आप क्या करोगे? या आपने बोला कि एक हफ्ते तक अल्कोहल नहीं पीना है, तो वो आया, उसने बोला कि हाँ अल्कोहल मैंने नहीं पी और डेली पी थी, तो ये एक प्रॉब्लम है। तो इसका फिर जो है इलाज एक ये है कि हम जो उसका फिजियोलॉजिकल डाटा बोले, जैसे हम उसका ब्लड सैंपल लें हर हफ्ते, तो उसमें ब्लड में अल्कोहल का लेवल आएगा, और ये उसको पता है कि हर हफ्ते ब्लड लिया जाएगा तो उसमें अल्कोहल का लेवल आ जाएगा। तो रिएक्टिविटी होगी, यानी कि वो अल्कोहल नहीं लेगा क्योंकि वो टेस्ट होना है। तो अब एक्चुअली वो नहीं कर रहा है या टेस्ट के डर से नहीं कर रहा है, ये कहना मुश्किल है, लेकिन वो किस वजह से भी छोड़ रहा है, छोड़ तो रहा है ना, दैट इज गुड इनफ। हम तो यही चाह रहे हैं ना अल्टीमेटली कि वो शराब को छोड़ दे। सो ये रिएक्टिविटी के एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों हैं कि एक्चुअल बिहेवियर माइट बी मास्क्ड, बट एडवांटेजेस की जो अनवांटेड बिहेवियर है वो अपने आप ही जा रहा है, तो गुड, होने दो। और ये तो मैंने बता दिया कि एथिकल रीजन से आप किसी का ऑब्जर्वेशन विदाउट उसकी कंसेंट और चॉइस नहीं कर सकते हो। तो ये मैंने बता दिया कि सोशल डिजायरेबिलिटी और रिएक्टिविटी। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन जो है ये कई तरह के होते हैं, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। एक तो होता है कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग लगातार मॉनिटर करना। अब ये कहाँ पे होता है? जैसे इंडस्ट्रियल सेटिंग में, जैसे मान लो कोई फैक्ट्री वगैरह है तो वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा पे लगा के कोई ऑब्जर्व कर रहा है लगातार कि कौन मजदूर कैसे काम कर रहा है या कौन वर्कर कितनी सीट पे बैठा है नहीं बैठा है, चाहे मैनुअली हो या इलेक्ट्रॉनिक, जो सुपरवाइजर घूम घूम के चेक कर रहा है या दोनों का कॉम्बिनेशन हो। तो ये है, ये ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग में होता है, इंडिविजुअल सेटिंग में पॉसिबल नहीं है। तो ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग में जो है उसको परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करने के लिए होता है। फिर एक स्टडी हुई थी, हॉथॉर्न स्टडी कहते हैं उसको, तो उस स्टडी से एक इफेक्ट निकल के आया था, उसे हॉथॉर्न इफेक्ट कहते हैं। तो हॉथॉर्न इफेक्ट क्या होता है कि अगर हम किसी को अटेंशन दे रहे हैं तो फिर जो है उसकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है, बेटर होती है, दे पीपल आर मोर रिएक्टिव। तो मजदूरों को जो है स्टडी करने के लिए उन्होंने ऑब्जर्वर लगाए थे हॉथॉर्न स्टडी में। तो वो जो ऑब्जर्वर लगाए थे, ऑब्जर्वर्स को देख के मजदूर ज़्यादा काम करने लग गए। So if you observe somebody, the performance improves. So दूसरा जो है कंटिन्यूस मॉनिटरिंग का एक एग्जांपल क्या हो सकता है कि एजुकेशन में, जैसे टीचर स्टूडेंट रिएक्शन में, टीचर लगातार बच्चों को देख रहा होता है क्लास में, कोई ना कोई टीचर हमेशा ही देख रहा होता है, तो ये भी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग है। और न्यूट्रिशन है, इसकी हम बात करें तो कब कितना वो इंडिविजुअल खा रहा है, ये भी आ सकता है। फिर आता है टाइम एलोकेशन, कि अब कई बार जो है कंटिन्यूस मॉनिटरिंग पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक टाइम एलोकेट कर देंगे कि
हम इस जगह इस टाइम पे देखेंगे। जैसे कोई बच्चा है, वो स्कूल में भी रहता है, घर में भी रहता है, प्लेग्राउंड में भी रहता है, ट्यूशन पे भी जाता है, तो ये चारों जगह पे हम रैंडमली जाएंगे और उसको देखेंगे, उसका बिहेवियर ऑब्जर्व करेंगे। पर इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो ऑब्जर्वर है वो तो पूरे परमानेंटली एंगेज हो गया ना, एक तरह से पीछे ही कर रहा है उसका। फिर ये थोड़ा अटपटा सा भी लगता है, ऑड भी लगता है कि किसी को बिना बताए तो अचानक पहुंच गया उसको चेक करने, क्योंकि ये रैंडम बिहेवियर चेक देखना है ना, हमें तो पहले से नहीं बताएंगे, इससे पहले कि वो हमें ऑब्जर्व करे हम उसको ऑब्जर्व कर लें। तो वो थोड़ा एथिकल भी नहीं लगता है, ऑड भी लगता है, हो सकता है पसंद ही नहीं आए। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि हम जो है नॉन रैंडम जगह को रैंडमली ले लें। जैसे हमको पता है ये चारों जगह जाता है, स्कूल भी जाता है, प्लेग्राउंड भी जाता है, ट्यूशन भी जाता है, घर भी जाता है। तो किसी दिन हम केवल स्कूल में देख लिया, किसी दिन केवल घर में देख लिया, किसी दिन हम केवल प्लेग्राउंड में देख लिया, किसी दिन केवल ट्यूशन में देख लिया। तो हमें जगह उसकी फिक्स पता ही है, टाइमिंग पता ही है, तो रैंडमली जाके देख लिया, उसका ये है। फिर एक होती है अनऑब्ट्रूसिव ऑब्जर्वेशन। अनऑब्ट्रूसिव का मतलब है कि जो जो है दखलंदाजी ना हो, इंट्रूजन ना हो, इस तरीके से ऑब्जर्वेशन करना। तो वो भी अच्छी बात है, तो लेकिन उसकी वैलिडिटी जो है उसको कंसिडर करना पड़ेगा। इंडिविजुअल को पता नहीं है और तब आप देख रहे हो, तो और आपको एग्जैक्टली नहीं पता है कि वो इस वक्त क्या कर रहा है। जैसे वो किसी से बात कर रहा है, वो उसका बात जिससे कर रहा है वो उसका बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है और उसका एनिमी भी हो सकता है। तो आप जब देखने गए तो उसका एनिमी से अपने को बात कर रहा था, आप कहोगे बड़ा गुस्से में रहता है, एंग्री रहता है, जबकि वो बस उसी टाइम गुस्सा हुआ था, बाकी अपने फ्रेंड्स वगैरह सबके साथ में नॉर्मल रहता है। तो वैलिडिटी नहीं कह सकते हम इसकी। तो और जो आ, कोई स्पेसिफिक बिहेवियर हमें ऑब्जर्व करना हो तो वो हम ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे टाइम एलोकेशन वाले में। वो बिहेवियर कब होगा हमें थोड़ी पता थोड़ी है कि कब होगा, कि भाई हमें तब का बिहेवियर देखना है जब ये स्मोक करता है, तो अब कब स्मोक करेगा हमें नहीं पता है, तो टाइम एलोकेशन में थोड़ी होगा। फिर जो है इसमें अगेन जो इश्यूज ऑफ कंसेंट एंड प्राइवेसी इन्वेशन तो आते ही है। तो जो हम अनऑब्ट्रूसिव रिसर्च मेजर्स की बात करें तो वो दो तरह के बिहेवियर ट्रेसेस स्टडी है जो कल हमने बात करी थी। जैसे बच्चा प्ले ग्राउंड में अपने टॉयज़ को कैसे छोड़ के आता है, या बच्चा अपने अलमारी या कबर्ड में अपना सामान कैसे रखता है, ना बैग में बुक्स वगैरह कैसे अरेंज करता है, ये सब जो है बिहेवियर ट्रेसेस में आता है। कि बिहेवियर हो चुका है, उसके बाद में एनवायरनमेंट को देख के हम कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हुआ होगा। तो एक तो ये हो गया। फिर दूसरा जो है, एक एग्जांपल देता हूँ इससे बिहेवियर ट्रेसेस का, कि एक यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना में एक गार्बेज प्रोजेक्ट हुआ था। तो उन्होंने जो है जो लोगों के गार्बेज जो होता है जो सड़क पे वो फेंकते हैं, अमेरिका की बात है, तो उस गार्बेज को देख के उन्होंने पता करने की कोशिश की कि फूड प्रेफरेंस क्या है, कितना सामान वेस्ट करते हैं, अल्कोहल कंजम्पशन क्या, वगैरह वगैरह। तो सरप्राइजिंगली लोगों को जब पता भी लग गया ना कि गार्बेज से उनका सामान निकाल के ऐसे स्टडी की जा रही है, दे डिडंट माइंड। उन्होंने कहा कि ठीक है आप करो, लेकिन बस हमारी आइडेंटिटी डिस्क्लोज मत करना कि व्हाट वी आर डूइंग। फिर एक होता है डिस्गाइज्ड फील्ड ऑब्जर्वेशन। डिस्गाइज्ड फील्ड ऑब्जर्वेशन में क्या है कि इंडिविजुअल को पता नहीं होता है कि उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, लेकिन एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये गलत है, यू कैन नॉट डू इट। अगर इंडिविजुअल को नहीं पता है, उसकी कंसेंट नहीं है, यू कैन नॉट ऑब्जर्व हिम। तो हर जगह कोई ना कोई इशू है। तो इसमें जो है कोई ग्रुप मेंबर को जो है हम एंगेज कर सकते हैं। मतलब ऐसे समझ लो कि जो ऑब्जर्वर है वो एज ए ग्रुप मेंबर ग्रुप में रह रहा है, लेकिन ग्रुप की एक्टिविटीज़ में नहीं जो है वो शामिल हो रहा है। जैसे मान लो कोई कल्ट है, कोई रिलीजियस ग्रुप है, तो वहाँ पे ऑब्जर्वेशन के लिए वो गया वो इंडिविजुअल, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को तो ज्वाइन कर लिया, उनके साथ रहने में लग गया, लेकिन उनकी एक्टिविटीज़ नहीं कर रहा है। जैसे वो कोई रिचुअल्स वगैरह कर रहे हैं तो वो नहीं करेगा, वो खाली ऑब्जर्व करेगा। ये हो गया।
सो एथिकल प्रॉब्लम है इसमें, क्योंकि आप किसी को धोखा दे रहे हो एक तरह से, एथिकल प्रॉब्लम है। और जो सेंसिटिविटी ऑफ द टॉपिक एंड डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इश्यूज। टॉपिक कितना सेंसिटिव, आप क्या पता करना चाह रहे हो उसके बारे में, है ना, और कितना कॉन्फिडेंशियल रहेगा वो, दीज थिंग्स आर टू बी। फिर एक होता है एनालॉग ऑब्जर्वेशन। एनालॉग ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि जिस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम इंडिविजुअल को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, वैसे हम आर्टिफिशियली सिचुएशन क्रिएट करते हैं और उस आर्टिफिशियल सिचुएशन में इंडिविजुअल को डाल के ऑब्जर्व करते हैं कि वो कैसे बिहेव करता है। मतलब लेबोरेटरी लाइक सेटिंग मान लो कि हमें जैसे ये देखना है कि उसका हेल्पिंग बिहेवियर देखना है इंडिविजुअल का, कितना हेल्पिंग है। तो हम जो है कोई एक प्लास्टर में किसी एक इंडिविजुअल को खूब सारी बुक्स हाथ में पकड़ा के इंडिविजुअल के सामने भेजा, पहले से प्लान्ड है कि उसके सामने जाके किताबें गिरा देना, तो देखेंगे वो हेल्पिंग नेचर है कि नहीं, किताबें उठाने में तुम्हारी हेल्प करता है कि नहीं करता है। सो इस टाइप से हुआ ये एनालॉग ऑब्जर्वेशन। अगेन इसमें एथिकल इशू है। तो जब डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन नेचुरलिस्टिक सेटिंग में ना पॉसिबल हो तब ये किया जाता है। देन सेल्फ मॉनिटरिंग में बता ही चुका हूँ कि वो अपना ऑब्जर्वर खुद बने, रिकॉर्ड अपना रखे, तो पर वो आसान नहीं होता क्लाइंट के लिए। तो सेल्फ मॉनिटरिंग कैन बी यूज टू असेस प्राइवेट रिस्पॉन्सेज, दे आर नॉट एमेनेबल टू ऑब्जर्वेशन। जो चीज़ आप देख ही नहीं सकते तो वहाँ तो फिर करना ही पड़ेगा ना, वहाँ पे तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। फिर कई तरीके हो सकता है कि वो डायरी रखे, उस डायरी में लिख लिया करे, है ना, कि क्या हुआ, उसने क्या किया, एनवायरनमेंट में क्या कॉन्टेक्स्ट था। और अगर कोई प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन में बार बार होने वाला बिहेवियर है तो फिर रैंडमली बीच बीच में लिख ले, ये भी पॉसिबल है, दूसरा तरीका। तो अब ये जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था वही है कि वो डाटा उससे आप लीजिए, लेकिन उसकी डाटा की इंटीग्रिटी चेक करिए। जैसे उसे बोला मैंने अल्कोहल नहीं पी, ठीक है, ब्लड टेस्ट कर लो, पता चल जाएगा, है ना। उसने बोला कि मैंने जो है अपने कोई भी जो है एक भी दिन मेडिसिन मिस नहीं करी है, तो ठीक है, हम उसका जो है ब्लड में है मेडिसिन का लेवल चेक कर लेंगे है कि नहीं है। इस तरह से वो वेरीफाई करना जरूरी है। तो उसमें वो मैं ऑलरेडी बता चुका, एडवांटेज भी है डिसएडवांटेज भी है। देन रिएक्टिव इफेक्ट जो मैंने बताया था। सो अब ये जो रिएक्टिव इफेक्ट है टेम्परेरीली तो रिलीफ क्लाइंट को देगा ही देगा, और उसका इन्वेस्टमेंट भी बना रहेगा इसमें ट्रीटमेंट में, क्योंकि उसको रिलीफ मिल रहा है ना, टेम्परेरी चाहे रिलीफ मिला तो है ना, जो भी वजह है, तो वो फिर ट्रीटमेंट कंटिन्यू करेगा क्योंकि उसको रिलीफ मिल रहा है, चाहे रिएक्टेंस की वजह से ही मिल रहा है। सो दिस वाज अबाउट दैट। आई थिंक वी हैव फिनिश्ड द चैप्टर। हाँ नहीं, साइकोफिजियोलॉजिकल असेसमेंट भी है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो इसमें जो है वो जो जैसे कार्डियोटेकोमीटर है तो हार्ट वगैरह की सारी रीडिंग, पल्स वगैरह दे रहा है। तो अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि कॉस्टली है, ऑफ कोर्स मशीन जो होगी वो कॉस्टली होगी, पर इसमें फ़ायदा ये है कि क्योंकि वो मशीन है तो उसको चीट करना नहीं आएगा क्लाइंट को कि इसको चीट कैसे किया जाए, तो डाटा ऑथेंटिक मिलेगा, ठीक है। और सबसे मेन इसका जो है डिसएडवांटेज कह लो या प्रॉब्लम कह लो, वो एक तो कॉस्ट मैंने बता दिया, दूसरा ट्रेनिंग। इंडिविजुअल को आपको ट्रेन करना पड़ेगा ना उसको यूज़ करने के लिए, कैसे यूज़ करना है, जिसको भी आप सिखाओगे। और ये मैं बताई जाऊँ कि मल्टीपल फिजियोलॉजिकल चैनल्स जो है हमें करने चाहिए, सिंगल से नहीं है कि खाली पल्स नहीं है, हार्ट भी होना चाहिए, ईजी भी ले लो, स्किन कंडक्टेंस भी ले लो, है ना, ब्लड ग्लूकोज लेवल भी देख लो, वगैरह डिपेंड करता है। अब जो फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव की बात करें तो उसमें जो है जो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और सेल्फ मॉनिटरिंग प्रोसीजर है ये कम डिक्लाइन हो रहे हैं। डिक्लाइन मतलब ये कम होते जा रहे हैं, नाउ दीज आर नॉट प्रिफर्ड मेथड, फ्यूचर की हम बात कर रहे हैं। सो क्यों इसमें जो है इनकी जगह क्या आ रहा है कि जो क्वेश्चनर्स हैं
और साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज वाले जो टेस्ट हैं वो आते आ रहे हैं। अच्छा, अब उसका रीज़न क्या है कि जो हेल्थ केयर सिस्टम जो है उसको जो है ज़्यादा एफिशिएंट और लेस कॉस्टली बनाया जा रहा है ताकि हर इंसान को हेल्थ केयर सिस्टम मिल सके। तो हमने भी बात की ना, वो सब जो सेल्फ मॉनिटरिंग वगैरह में कॉस्टली होता है, ट्रेनिंग देनी पड़ती है। इंडियन अगर नहीं सीख पाया तो ढंग से वो होगा भी नहीं। तो इसलिए जो ट्रेंड है वो है मैनेज्ड हेल्थ केयर पे। मैनेज मतलब मेरी हेल्थ को कोई और मैनेज करे, मुझे नहीं करना है। तो वही, और जो कॉस्ट की तो मैंने बात बताई थी, एक्सपेंसिव भी है वो। तो इसलिए जो है उनको रिप्लेस किया जा रहा है क्वेश्चनर्स और साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज वाले टेस्ट के साथ में। और ये तो हम पहले बात करी चुकी, जो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है वो टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली भी है। तो अब सवाल ये होता है कि जो बिहेवियर असेसमेंट है ये वापस आएगा नहीं आएगा, कैसे आएगा? तो उसका सिंपल सॉल्यूशन ये है कि जब या लॉजिक ये है कि कोई एम्पिरिकल स्टडी ऐसी अगर आएगी या एम्पिरिकल एविडेंस आएगा कि भाई जो बिहेवियरल असेसमेंट है उससे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, चाहे इंटरवेंशन में, ट्रीटमेंट में, असेसमेंट में, तब तो फिर उस तरफ जाया जाए। जब उसमें कोई फ़ायदा नहीं तो उसमें क्यों जाया जाए? सो द ओनस लाइज ऑन द पीपल हु फेवर बिहेवियर असेसमेंट की व्हाट इज एडवांटेज, आप बताइए। तो और पर एक बात और भी है कि जो बिहेवियर असेसमेंट है इसका हॉलमार्क क्या, सबसे की चीज़ क्या है? अगर एक सिंगल चीज़ बोली है तो असेसमेंट ऑफ फंक्शनैलिटी ऑफ बिहेवियर। तो अगर मैं फंक्शनैलिटी ऑफ बिहेवियर की बात करें तो उससे जो है प्रॉब्लम जो भी है वो सॉल्व करने में बड़ी ईजी जाती है। जो मैंने बताया था, बच्चे को सिर्फ अटेंशन ही चाहिए ना, इसलिए वो रो रहा है, लेट रहा है ज़मीन पे, तो अटेंशन दे दो, सॉल्व हो जाएगी। फंक्शनैलिटी पता लग गई। सिगरेट क्यों पी रहा है? उसको इम्प्रेस करना है लोगों को, तो उसको वो क्वालिटी सिखाओ जिससे लोग इम्प्रेस होते हैं, तो वो छोड़ देगा सिगरेट। तो ये है। तो इसमें जो है एनवायरनमेंट पे भी जो है हम फोकस करते हैं, जो कि हमने बात की थी ट्रेडिशनल असेसमेंट में नहीं करते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो विद दिस आई कम टू द एंड ऑफ द सेशन। शुड आई स्टॉप द रिकॉर्डिंग?